किया और उन्होंने एक रिकॉर्ड और अपने नाम किया। सबसे लंबा भाषण आज का था। ये 100 मिनट से भी ऊपर का भाषण था, लेकिन इस भाषण के बहुत महत्वपूर्ण, ये लंबा जरूर था लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि कोई विषय, अलग अलग विषयों को, ऐसे तमाम विषयों के स्पेक्ट्रम दिखाई दिया, एक बड़ा स्पेक्ट्रम। वो ऑपरेशन सिंदूर हो, आत्मनिर्भरता को लेकर बात हो, मध्यम वर्ग, युवा, महिला, किसान, डेमोग्राफी, सुरक्षा, आरएसएस, हर एक बात को छुआ गया। क्या बातें हैं वो जो हाईलाइट करने लायक हैं। मेरे साथ यहां हमारे मैनेजिंग एडिटर रंजीत कुमार जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हुए हमारे खास मेहमान, इधर देखिए ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और कर्नल उत्कर्ष सिंह राठौर। जरा दिखाइए हमारे मेहमानों को भी, जरा इधर फोकस कीजिए और दिखाइए जिनसे मैं परिचय करा रहा हूं, उनका भी बहुत स्वागत आपका। और कई बार इस तरह का डिले भी होता है, लेकिन आइए आप चर्चा की शुरुआत करता हूं और पहले आपसे समझता हूं कि ये आपके हिसाब से अंडरलाइन करने वाली सबसे बड़ी बात, प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप गिनाएं तो क्या? देखिए दिनेश, एक बात प्रधानमंत्री के भाषण में जो गौर करने वाली थी वो ये कि अगर आप देखेंगे तो इनका जो भाषण था उसका कम से कम 1/3 से ज्यादा समय इन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो थीम है उस पे उन्होंने बिताया। और ये आत्मनिर्भरता का जो रेंज है, उन्होंने देखिए कि रक्षा से लेकर उद्योग तक और खेती किसानी से लेकर आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, स्पेस से लेकर और फर्टिलाइजर तक, मतलब जो हमारी मौलिक जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरत से लेकर और हाईटेक जो हमारी आज की तारीख में आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरतें हैं, उस सब पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई तब तक आत्मसम्मान नहीं आ सकता जब तक कि हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि भाई निर्भरता हमारी निर्धनता से जुड़ी हुई है। हम जब देश गुलाम था तो हम सिर्फ निर्धन नहीं बनाए गए, हम निर्भर भी बना दिए गए। और अगर हमें समृद्ध होना है तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और तभी आत्मसम्मान आएगा। और आज जो वैश्विक परिस्थिति है, जो जियोपॉलिटिक्स है, उसको अगर गौर करेंगे तो एक टाइम था कि ग्लोबलाइजेशन पर बड़ा जोर था। आज मोदी बार बार कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल। आज लोकलाइजेशन पर जोर क्यों है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को इस समझ में आ रहा है कि बदलते समय के साथ दुनिया ज्यादा आत्म केंद्रित हो रही है। और दुनिया में देखिए कि जिस तरीके से लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर जितने प्रोटेक्टिव हैं और जिस तरह की पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में उभर के सामने आ रही है, उसमें सारे देश जब ग्लोबलाइजेशन से हट के एक तरीके से अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, वैसे में प्रधानमंत्री मोदी को मालूम है कि अगर भारत को दुनिया में अपना स्थान बनाना है तो दूसरे देशों पे, चाइना पे, अमेरिका पे, रसिया पे, किसी भी देश पे निर्भरता को कम करना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनना। तो आप ये कह रहे हैं मूल मंत्र यही था, बाकी बहुत सारी और बातें थी। केंद्र में आत्मनिर्भरता है, बाकी तो बहुत सारी चीजों का इनकम्पास किया गया है, लेकिन आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा जोर। और विंग कमांडर गीतांजलि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है विंग कमांडर गीतांजलि। नारी शक्ति को लेकर भी खास बातें कही गई। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर हो या आज का भाषण, सब जगह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नारी शक्ति भी दिखाई दी। मैं आपके पास भी आऊंगा, पहले तो आपको जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जरा ग्रुप कैप्टन डीके पांडे से उनके ऑब्जर्वेशन समझ लूं इस भाषण को लेकर। सर्वप्रथम मैं पूरे भारतवर्ष को आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं गर्वान्वित हूँ कि मैं भारतीय हूँ। जिस आज के 100 मिनट से लंबे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे मजबूत पक्षों को और साथ साथ उन पक्षों पर जोर दिया जिन पर भी हमें आगे कार्य करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, जो बिंदु जो रहा कि सुरक्षा चक्र के बारे में जिक्र किया और जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता ने वो अब सिंदूर में अपना रोल प्ले किया, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। साथ में आने वाले समय के लिए हमें चुनौतियों के लिए तैयारी जो करनी है उसके बारे में जो सुरक्षा चक्र जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ उनको देना, साथ में जो हमारे आत्मनिर्भरता का जो एलिमेंट है इंडिया नेशन इंडेक्स उसको बढ़ावा देना, इनके लिए किस प्रकार से इकोसिस्टम तैयार होगा उसके बारे में, साथ में जो विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की, निश्चित रूप से ये अवसर प्रदान करेगा हमारे रिकॉर्ड तोड़ती डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम को, साथ में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लगातार
लगातार हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ से ऊपर हमने उत्पादन किया है और 22 करोड़ से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंसिव में, तो उसको ये निश्चित रूप से में उसमें बढ़ावा मिलेगा। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे लगा कि जो हाई पावर डेमोग्राफिक प्रोजेक्ट की बात की, ये देखना होगा कि इसके पीछे क्या किस ढंग से इसको हैंडल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और बहुत चुनौतीपूर्ण ये एक मिशन होगा और निश्चित रूप से ध्यान देना जरूरी है। तो ये आप ये कह रहे हैं कि वो जो 2.5 फ्रंट चुनौती की हम बात करते हैं, उसमें जो हाफ फ्रंट है जिससे हमको निपटना है, वो डेमोग्राफी चेंज हो या घुसपैठिए, उससे निपटना ये बड़ा महत्वपूर्ण। और कर्नल उत्कर्ष, आपके हिसाब से सबसे बड़ी बात जो आपके दिल को छू गई? जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था, ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम उन्होंने आज कवर किया। इसके अंदर सिंदूर भी था, स्पेस भी था, सिंधु नदी जल समझौता भी था, आंतरिक सुरक्षा की भी बातें थी, तो बाहर की सुरक्षा की बातें थी, और सबसे बड़ी बात थी सेल्फ रिलायंस की। तो यहाँ पर जब आपने बात कर रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए, और चुनौती इसलिए है कि पाकिस्तान और चाइना की मिसाइल की जद में पूरा भारत आता है। तो ये डिफेंस जो सर्कल होगा, ये चक्र जो होगा, ये केवल एसेंशियली बैलिस्टिक मिसाइल के लिए होगा क्या? जी हाँ, ये इसलिए है कि अगर इसके अब मैं इसके डॉट आपके लिए जोड़ूं तो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने अमेरिका की धरती से ये कहा था कि भारत में वो पूर्व से शुरू करेंगे और पश्चिम तक मिटा देंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो जामनगर की रिफाइनरी है उसको भी हम निशाना बनाएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे इंस्टॉलेशंस हैं जिनको ये प्राथमिकता के तौर पे कवर करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने इस बारे में बड़े विस्तार से बात कही कि भारत को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की जरूरत पड़ेगी। ये जो सुरक्षा को लेकर ये जो अंडरलाइन करने वाली बात, भारत के महत्वपूर्ण जगहों पर, महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर आने वाले दिनों में एक सुरक्षा चक्र होगा जो अभेद्य होगा, और वो सुदर्शन चक्र का से एनालॉजी लेते हुए प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया है। विंग कमांडर गीतांजलि, आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात? मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि प्रधानमंत्री के भाषण से जो हमें आज सबसे महत्वपूर्ण, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो मैसेज है, वो ये है कि स्वतंत्रता दिवस पे अब स्वतंत्रता से हम समृद्ध भारत की तरफ जा रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, स्वतंत्रता एक पीढ़ी पूरी हमारी स्वतंत्रता दिलाने के लिए चली गई, अपने बलिदान दिया। आज की पीढ़ी के ऊपर यह दायित्व है कि हम उसे एक समृद्ध भारत की तरफ लेके चले, चाहे वो एक यूनिफॉर्म पर्सनल है, कोई कॉर्पोरेट में या फैक्ट्री में काम करता हुआ, या स्टार्टअप्स में, या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए जो आज सरकार ने बोला है, या जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बोला है, नारी शक्ति, लखपति दीदी की जो बात की है प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच के अंदर, मैं कहूंगी कितने चाहे वो स्पीच 100 मिनट 2 घंटे की, अभी जब आप ये बोल रही हैं तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि प्रधानमंत्री का जो ये आह्वान था कि अगर हमारे पुरखों ने हमको आजादी दिलाने के लिए अपने आप को खपा दिया, तो हमको अपने आप को लगाना है, झोंकना है, कदम उठाना है समृद्ध बनाने के लिए। बच्चों के बीच में प्रधानमंत्री जाकर मिलते हुए, और आज सुबह रंजीत जी से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि कई जो नवाचार हैं, जो कई इनोवेशंस हैं, जो कई पहली चीजें हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनको शुरू किया, उन्हीं में से एक ये भी है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देने के बाद बच्चों के बीच में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। और वही तस्वीरें आपके सामने है इस समय। आप देखिए कि वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी को और भी बहुत सारे नवाचार का श्रेय जाता है दिनेश, और उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है, खास करके जब लाल किले की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री भाषण देता रहा है, एक इतनी साल पुरानी परंपरा है, तो इसीलिए उसको भाषण कहा जाता था कि लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, भाषण, हाँ, संदेश या यूं कह सकते हैं आप। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वो उस संदेश को संवाद में बदला, भाषण की बजाय वो आपने उसकी जो शैली है वो बेशक एक तरफ से बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे संवाद की आपसे बातचीत कर रहे हैं, है ना। वो बार बार आह्वान करते हैं युवाओं का, देश के किसानों का, नौजवानों का, उद्योगपतियों का,
और ऐसा लगता है कि वो उनसे रूबरू है और उनसे सीधे सीधे संवाद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का भी श्रेय जाता है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पे लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर भाषण देने के बजाय उन्होंने संवाद, देश के साथ संवाद कायम करने की परंपरा की शुरुआत की है दिनेश। और इस वक्त न सिर्फ वो, मुझे लगता है, कैडेट से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ क्या ये क्या नेवी के जवान भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? आप शायद डीके पांडे सर पहचान पाए और बता पाए हमको। लेकिन देखिए, जहां तक ये मुख्य बात है कि प्रधानमंत्री का ये कदम एक परिचित परंपरा बन गया है। नहीं, ये अपनत्व, लोगों के बीच में जाके मिलने वाला भाव जो है, कनेक्टिविटी स्थापित करने का एक प्रयास है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उन्होंने संदेश दिया, उन संदेश पर जो अमल करने वाले लोग हैं, यही बच्चे होंगे जो आगे जाएंगे और उसको चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। तो ये जुड़ाव बहुत अत्यंत आवश्यक है। किसी भी मिशन के लिए जरूरी है कि उसकी टीम और उसके जो नायक हैं दोनों के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल शून्य रहे और आपस में समझ पैदा कर सकें। जहां तक बात है सुरक्षा की, तो सुरक्षा निश्चित रूप से उनके जो गार्ड्स हैं साथ में, मैं चाहता हूं सर आप वो बात जो आपने पिछली बार जहां छोड़ी थी, ये डेमोग्राफी वाली जो बात आप कह रहे थे, घुसपैठिए वाली बात जो कह रहे थे, ये जो हम 2.5 फ्रंट वॉर की बात सीडीएस कह के गए हैं विपिन रावत, और उस पर अक्सर चर्चा होती है, ये जो आधा फ्रंट है जिससे हमको निपटना है, क्या आपको लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है, निर्णायक होगा? प्रधानमंत्री ने बहुत जरूरी बात को रेखांकित किया है। देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वायु सेनाध्यक्ष ने कहा था कि बालाकोट का जो भूत था उसको हमने संभालने में कामयाबी हासिल की ऑप्शन नंबर में, क्योंकि हमारे पास वो इमेजरी थी, हम कह पाए। ऐसा क्यों कहना? ये निश्चित रूप से वो शब्द ऐसे नहीं थे कि जो बहुत ज्यादा हर्षोत्साहित करते लोगों को, वो इसके पीछे उनका डर था कि जब बालाकोट ऑपरेशन में, तो भारत में भी लोगों ने उस पर, हमारे अचीवमेंट्स पर जो है शक किया। वो बताता है कि एक धड़ा है जो भारत की विकास को, शायद वो डीप स्टेट से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, वो निश्चित रूप से एक बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर का काम करता है, काम करते हैं। और उसके बीच में जो ये तत्व है, ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो एक दुखदाई है। जो छुटपुट घटनाएं हमारी, हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, अभी S&P ने हमारे जो है क्रेडिट रेटिंग को भी दिखाया है और काफी अच्छी रिपोर्ट दी है, ताकि वो टैरिफ वॉर के बाद भी हम उसका कुशलता से सामना कर पाएंगे। ये जो दो बातें हैं, एक तो सुरक्षा घेरा देना रंजीत जी, और दूसरी बात कि इंटरनली जो घुसपैठ हुई है उसको पहचानना और उनको डिपोर्ट करना वापस। बिल्कुल। इसमें एक बात, इस बात पे गौर करिए दिनेश, कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने जो जितनी बातें कही, उसमें से ज्यादातर बातें ऐसी थी जो कि उनकी सरकार की प्राथमिकता और इस देश की जरूरतों को रेखांकित करती है। और चूंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन एक बात जिस पर की सियासत का होना या गर्म होना सियासत का तय है, जिस पर की बहुत पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में हो सकती है, वो यही है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। अबे हाई पावर डेमोग्राफी मिशन क्या है? ये अभी इसकी रूपरेखा बहुत तय नहीं है। तकलीफ उनको होगी जो कागज नहीं दिखाएंगे, ये वाला गैंग है। यस, तो अभी एक रूपरेखा तय नहीं है कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो सीमावर्ती इलाके हैं और देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर की जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर था, जो उसका चरित्र था, बिगाड़ा जा रहा है। हाँ, उसका जो स्वरूप था वो बिगड़ रहा है, बदल रहा है। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो घुसपैठिए हैं वो इस देश की बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, वो उनके निशाने पे हैं। ये महत्वपूर्ण बात कही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि टाइम्स नव भारत ने इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी खबरें आपको दिखाई है समय समय पे। हमने आपको बताया कि किस तरीके से झारखंड में बांग्लादेश से आए हुए लोग जो बस गए हैं आकर बड़ी संख्या में, उन्होंने वहां के पूरे डेमोग्राफी को किस तरीके से बदल दिया है, जनसंख्या के स्वरूप को कितना बदल दिया है। एक टर्म है वहां दिनेश, जो कि वहां बहुत चर्चा में रहता है, बहुत कॉमन है, जमाई टोला। ये जमाई टोला क्या है आपको पता है? झारखंड में जमाई टोला का मतलब यह है कि वहां पर बड़ी संख्या में वैसे लोग बसे हुए हैं जो कि बाहर से आए और उन्होंने स्थानीय आदिवासी महिलाओं के साथ विवाह किया और वहां पर उन्होंने अपनी जमीनें वगैरह बना के और एक
अलग अलग गांव ही बसा लिए। वो निश्चित रूप से वो सारे घुसपैठिए हैं और वो ज्यादातर बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और इसीलिए उनका जो उनकी उस मोहल्ले या उस गांव का नाम जमाई टोला हो गया। और ये जमाई टोले आज की तारीख में झारखंड के बहुत सारे जिलों में बड़ी संख्या में उगाए हैं। और मुझे लगता है कि हरिशंकर तिवारी जी भी हमारे साथ, विजय शंकर तिवारी जी माफ कीजिए, जब जुड़ रहे हैं तो विजय शंकर तिवारी जी जब जुड़ रहे हैं तो देखिए कि भाषण के बाद उन्होंने चाय पी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब चाय पी रहे हैं वो भाषण पूरा सुनने के बाद। बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है जो प्रधानमंत्री, मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसको नीचे रखा जा सके, लेकिन फिर भी वो बात जो आपको लगता है कि ये प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे बड़ी बात कही गई? दिनेश जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश की ताकत क्या है और देश की कमजोरी क्या है, दोनों बातों से देश को जागरूक किया है। कमजोरी हमारी ये हो गई कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके जो जिले हैं, वो इस्लामिक, बहुसंख्यक इस्लामिक हो गए हैं। देश के अंदर भी है, बहुत सारे घुसपैठिए देश के अंदर भी हैं और सीमा में भी हैं। और ये केवल आया नहीं है, इनको बसाया गया है, पूरी योजना के साथ बसाया गया, और जिसका परिणाम हमें बार बार देखने को मिल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ये सचेत किया है कि चाहे सीमा है और चाहे अंदर है, इन प्रकारेण जो धर्मांतरण का नंगा नाच चल रहा है और उसके सपोर्ट में भारत की राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं। अभी SIR की बात कर रहे हैं अभी बिहार में, तो क्या हुआ यहाँ पर? कौन लोग बाहर जा रहे हैं? चिंता किनको है? ये बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का ध्यान आकृष्ट किया है कि जो धर्मांतरण है यही राष्ट्रांतरण है। जो कश्मीर है, अगर हिंदू बाहुल्य कश्मीर होता, उस समय सीमावर्ती क्षेत्र हिंदू बाहुल्य होते, तो आज ये एक दूसरा देश पाकिस्तान नहीं खड़ा होता। इस प्रकार की योजना, इस प्रकार के षड्यंत्र, गजवाए हिंद की जो बात बार बार की जाती है, वो बात साकार करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देश, पाकिस्तान सहित, इस्लामिक राष्ट्र सहित और भारत के कुछ गद्दारों सहित, इस देश की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया। लेकिन अब एक दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, ये जो आप कह रहे हैं, देखिए प्रायोरिटी में सबके दिमाग में जो चीजें इस समय टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है एक तरीके से भाषण में कही हुई, उनमें से ये एक बात है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सोचिए कि अगर एक जगह आप इलेक्टोरल जो आपकी सूची है उसको आप जाकर करेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो लोग घुसपैठिए हैं उनको तलाशा जाए, जो नहीं रहे इस दुनिया में कम से कम उनको डिलीट किया जाए, हटाया जाए, तो उसको लेकर एक पूरा बवाल, एक पूरा सिस्टम उसके लिए काम करने लगता है। ऐसे में अगर ये होगा, ये हाई पावर्ड एफर्ट जो होगा कर्नल उत्कर्ष, ये आप एक सैनिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते और इस समय जो चल रहा है देश में उसको देखने वाले साक्षी होने के नाते कितना मुश्किल या आसान पाते हैं? ये मुश्किल आपके पास आता हूं तिवारी जी, ये कर्नल उत्कर्ष से मेरा सवाल था। आता हूं सर आपके पास जी। ये मुश्किल यूं है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से शासन में है। डेमोग्राफी के बारे में उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा गया है। तो यहाँ पर अभी तक जो है इस पे बहुत बड़ा काम ये लोग कर नहीं पाए, फिट एंड स्टार्ट्स में होता रहा है। तो अभी हाई पावर डेमोग्राफी मिशन जो है वो एड्रेस तो करेगा कई चीजें सीमावर्ती जिलों में जहां पर डेमोग्राफी जानबूझ के बदली गई है। ये हर भारतीय के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और यहां पर जो आप बात कर रहे थे 0.5 फ्रंट, 0.5 फ्रंट इसके खिलाफ खड़ा नजर आता है और हर बार इस चीज का पुरजोर विरोध किया जाता है कि भारत के इलेक्टोरल रोल से ऐसे तत्वों को न निकाला जाए जो कि किसी दिन भारत की डेमोग्राफी नहीं, भारत की शासन पद्धति को भी बदलने की वो रखते हैं, दम रखते हैं। और ये एक चीज है, इसको हाईलाइट किया है
मानते, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस मिशन का एक कोई ब्लूप्रिंट भी होगा और देखता हूं किस तरीके से होता है। नहीं, लेकिन एक चीज लगती है सर, देखिए ना आप, 370 हो, राम मंदिर हो, ये जो बड़े बड़े फैसले हैं, यूसीसी को लेकर जो काम हो रहा है, या फॉर दैट मैटर वक्फ को लेकर जो काम हुआ है, ये तो यही लगता था ना कि ये कैसे होगा। इसी तरीके से ये जरूर लग रहा है अभी फिलहाल, जिस तरह से हो हल्ला मच जाता है, कहीं शाहीन बाग होने लगता है, पेपर नहीं दिखाएंगे होने लगता है, कहीं मुझे लगता है कि ये भी, मुझे अभी तक आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन अब ये हाई पावर्ड जो बात जोड़ दी गई है, मुझे लगता है बड़ी तेजी से इसमें काम होने वाला है। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि भारत के अंदर बाहर से आना और नागरिकता प्राप्त करना, अवैध रूप से रहना और सारे कागजात बनवाना एक तरीके से खेल है, और ये इस खेल को बंद होना चाहिए। हमें हर जगह मिलते हैं और लेकिन हम इन्हें कर नहीं पाते, हम इनके सामने सिस्टम असहाय दिखता है। तो मेरी यही उम्मीद है कि हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन का एक ब्लूप्रिंट होगा और पुख्ता काम करेगा। सर, ये तो ये वाली बात हो गई कि जैसे हम कह रहे हैं कि हम अपने महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस के चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाएंगे, तो हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत और इतना फूल प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि घुसपैठिए पहुंच ना पाए, इनको कागज ना मिल पाए कहीं से। ये भी तो दुरुस्त करना होगा। वो लोग इसके पहले जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया, किसी भी तरीके से उनको पिन पॉइंट किया जाए, उनको आइडेंटिफाई करके सजा दी जाए। दिनेश, देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, कि इस देश में जिस तरह की राजनीति रही है ना, तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें एक लंबे समय से या तो इस तरह की गतिविधियों को, घुसपैठ जैसी चीजों को या तो प्रमोट किया गया या फिर उसको इग्नोर किया गया। लेकिन इस पर कभी भी, यहां तक कि जो मौजूदा सरकार है उसने भी पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम करना चाहिए था वैसे नहीं किया है। ये बहुत बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि भाई पिछले 10 सालों में क्या घुसपैठ की समस्या कम हो गई? नहीं हुई ना। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम होना चाहिए था, इनको आइडेंटिफाई करके, इनको चिन्हित करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का, क्या वो काम हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये एक बड़ी समस्या है। और आप देखिए कि आज भी ऐसे देश के ऐसे इलाके हैं, राज्य हैं, जहां पर कि कोई मुद्दा ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, ममता बनर्जी का स्टैंड क्या है घुसपैठियों को लेकर, इस जग जाहिर है, सारी दुनिया को पता है। असम में इसके पहले दशकों तक क्या होता रहा, आजादी के बाद से लेकर के ऑलमोस्ट 90s तक, या इवन कहें कि 2000 के बाद भी जिस तरह की सरकारें थी, जिस तरह की पॉलिसी थी, उसमें घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया। घुसपैठिए बाद में आते थे, उनका राशन कार्ड और उनके डॉक्यूमेंट्स पहले बन जाते थे साहब। एक पूरा सिस्टम है जिसमें कि सरकार की मशीनरी भी इन्वॉल्व, जिसमें कि सरकार का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, जो कि उनके लिए, उनके घुसपैठ को फैसिलिटेट करता है, जो कि उनके राशन कार्ड, उनका वोटर आईडी, उनके तमाम आधार कार्ड, वो सब पहले से बनाकर तैयार रखते। भाई आप आइए और आपका स्वागत है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आएंगे तो उनके वोट बैंक में आप इजाफा करेंगे, इजाफा कर देंगे। तो अब ऐसी चीजों को जब प्लग किया जाएगा, अब जरा ये हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान ने भी बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री का भाषण सुना है। हाजी नाजिम खान, आह्वान किया गया है कि हम अपनी विविधता को अपनी ताकत में परिवर्तित करने का हमेशा से मादा रखते आए हैं, इसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, किसी की लकीर छोटा करने के बजाय अपनी लकीर लंबी की जाए और देश को आगे समृद्ध भारत बनाने की तरफ ले जाया जाए। आपने कैसे देखा इस भाषण को? हाँ दिनेश जी, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ आपको। और देखिए दिनेश जी, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से भाषण है, बहुत ही सराहनीय भाषण है। और दूसरी बात एक और है दिनेश जी, देखिए, हम हमेशा देश के साथ खड़े रहे। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत ने किस तरीके से परचम लहराया था, तो पूरे भारत के 140 करोड़ की आबादी देश के साथ थी और मुल्क के वजीर आजम के साथ थी। किसी ने ये नहीं कहा कि भी हम देश के साथ नहीं है। और रही बात यहाँ पर घुसपैठियों की, तो कहीं ना कहीं दिनेश से घुसपैठिया जो है भारत के अंदर आते कहां से, ये बड़ा गंभीर मामला है। और जबकि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां बड़ी स्ट्रांग है, हमें अपनी देश की सेना पर बड़ा फक्र है। और दिनेश जी, मैं देखिए, नाजिम साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का ये जो अब प्रयास किया जाएगा, और जाहिर है इसमें तेजी आएगी कि घुसपैठियों को पहचाना जाए, सिस्टम में रह रहे वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं उनको भी पहचाना जाए और इनसे छुटकारा पाए देश, तो आप भी इसका स्वागत करते हैं ना? हाँ दिनेश जी, देखिए, जो देश हित के फैसले होते हैं हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं।
और दिनेश जी देखिए, एक चीज मैं कहता हूं कि देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि भारत की इस पाक सरजमी पे अल्लाह ने हमको पैदा करा। और देखिए, भारत तो हमारा भारत हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। और यहाँ भारत के अंदर जो घुसपैठिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये कहां से आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जबकि हमारे देश के बॉर्डर पे सेना बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन जो सवाल है कि भी अंदर आने के बाद तो आज कौन कर रहा है, आपने पूरा भाषण सुना, फिर प्रधानमंत्री नाजिम साहब, ताकि घुसपैठिया जब प्रधानमंत्री ने सारी बातें कही, उसके बाद कहा जय हिंद, तो हम लोग भी यहां पर जय हिंद कह रहे थे। और जब उन्होंने कहा भारत माता की जय, तो हम सब भी यहां भारत माता की जय कह रहे थे। आप भी कह रहे होंगे, मुझे लगता है, जहां आप बैठे हुए। हाँ देखिए, मैं भारत जिंदाबाद की बात करता हूं दिनेश जी, और जय हिंद की बात करता हूं, लेकिन भारत एक राष्ट्र है और जिस तरीके से तो ये जो आपने ये जो डिमार्केशन किया ना अभी, यहीं पर कुछ चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन अब इसको लेकर गीतांजलि जी के पास जाता हूं। गीतांजलि जी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो जो कहते हैं ना कि गुड सेंस इज प्रिवेलिंग,